So in this video we are going to focus on the schemes which are prescribed by FTP। ठीक है, एग्जाम में ये स्कीम्स के ऊपर आपको क्वेश्चन अक्सर देखने मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग स्कीम्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दैट इज एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA, EPCG स्कीम एंड RODTEP स्कीम। ठीक है, ये चार स्कीम्स एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये चार स्कीम्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहला स्कीम जो हम लोग समझेंगे, इट इज एडवांस ऑथराइजेशन। okay, it is advance authorization। इसका मैं बेसिकली एक एग्जांपल दे करके ये स्कीम समझाऊंगा। एफटीपी में बेसिकली दो टाइप का स्कीम रहता है। एक तो रहता है ड्यूटी रेमिशन स्कीम एंड दूसरा होता है ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। ड्यूटी रेमिशन स्कीम का मतलब होता है कि आप लोग क्या करो, आप लोग ड्यूटी का पेमेंट करो। ओके, उसके बाद हम आपको रिफंड कर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी रेमिशन। एंड ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम का मतलब होता है कि आप बिना ड्यूटी पे किए, बिना ड्यूटी पे किए आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करो। ओके, ऑब्वियसली देयर वुड बी सम कंडीशंस। ठीक है, आपको क्या करने दिया जा रहा है यहाँ पर, बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे किए गुड्स को इंपोर्ट करने दिया जा रहा है ऑन सर्टन कंडीशंस एंड ऑन सर्टन लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस को कहा जाता है ऑथराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि ऐसे कौन से स्कीम्स है जो ड्यूटी रेमिशन के इसमें फॉल करते हैं, कौन से स्कीम्स है जो ड्यूटी एग्जेम्पशन के नेचर में आते हैं। ओके, जो हमने ड्यूटी ड्रॉबैक्स सीखा था, याद है, ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम्स में। सो दैट ड्यूटी ड्रॉबैक वाज ड्यूटी रेमिशन स्कीम। क्यों ऐसा? क्योंकि उस केस में हम लोग पहले ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी पे करते थे, उसके बाद गवर्नमेंट हमको 98% रिफंड देती थी, या तो फिर 95, 85, 75, 70, 65, 60, याद आ रहा है वो पूरा टेबल। तो उस तरीके से रिफंड देती थी। ठीक है, तो वो ड्यूटी रेमिशन स्कीम था। अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं एडवांस ऑथराइजेशन, इट इज अ ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम का मतलब होता है ब्रिंग गुड्स, ब्रिंग गुड्स, ब्रिंग गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। अज्यूम करो कि आप लोग को यूएस से कुछ एक ऑर्डर आया है। ठीक है, यूएस से एक कुछ अच्छा सा ऑर्डर आया हुआ है, आप इंडिया में हो, आपको शर्ट बेचने का ऑर्डर आया है। ठीक है, आपको शर्ट बेचने का ऑर्डर आया है इंडिया से यूएस, इंडिया से यूएस। अभी आप लोग को जो रॉ मटेरियल लगने वाला है, ठीक है, आप लोग को जो रॉ मटेरियल लगने वाला है, वो रॉ मटेरियल अज्यूम करो कि आप लोग दुबई से इंपोर्ट करने वाले। ओके, यू आर गोइंग टू इंपोर्ट दैट रॉ मटेरियल फ्रॉम दुबई। अब यहां पर क्या होने वाला ट्रांजेक्शन देखो। ओके, अभी दुबई से आप लोग क्या करोगे, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करोगे। रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा इंडिया में, मतलब आप लोग को यहाँ पर BCD, SWS, IGST, IGST सेस, ठीक है, XYZ, इतना सारा ड्यूटीज आप लोग को यहाँ पर पे करना पड़े। ठीक है, यहाँ पर पे करना पड़े। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इस रॉ मटेरियल को आप लोग इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल को यूज करके, एंड आप लोग क्या बनाएंगे, शर्ट्स बनाएंगे, शर्ट्स। आप लोग शर्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ओके, यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर शर्ट्स एंड यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जब आपको पहले से मालूम है, जब आपको पहले से मालूम है कि आप ये रॉ मटेरियल से एक्सपोर्ट गुड्स बनाने वाले हो, तो यहां पर क्या करो, ये रॉ मटेरियल को आप लोग बिना ड्यूटी पेमेंट के इंपोर्ट करो। तो हमने पूछा कैसे इंपोर्ट करेंगे बिना ड्यूटी पे किए, क्योंकि बिना ड्यूटी पे करे तो गुड्स आ नहीं सकता इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि उसके लिए आपको एक ऑथोराइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको कहा जाएगा एडवांस ऑथोराइजेशन। इसको कहा जाएगा एडवांस ऑथोराइजेशन। पॉइंट समझ में आया है क्या? मतलब कि अगर आप लोग को इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है एंड दैट मैन्युफैक्चरिंग इज अ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, मतलब अल्टीमेटली उसको आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपको इंपोर्ट के टाइम पर ड्यूटी भरना पड़ता है, वो ड्यूटी भरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कंडीशन क्या रखी हो लोगों ने, जो रॉ मटेरियल है इट शुड बी यूज्ड इन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ओके, जो रॉ मटेरियल आ रहा है आपको ड्यूटी फ्री, तो आप लोग क्या करना है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज करना है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज करना है। अभी साथ में ऑब्वियसली इतना अच्छा स्कीम दिया है तो कुछ कंडीशंस तो देंगे। ओके, कंडीशन दिया है मिनिमम वैल्यू एडिशन। ठीक है, मिनिमम वैल्यू एडिशन, मिनिमम वैल्यू एडिशन,
मतलब कि जो रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया है, ओके, एग्जाम्पल 100 रुपए का आपने इंपोर्ट किया, तो क्या अभी आप 90 रुपीज में एक्सपोर्ट करोगे क्या इसको? नहीं। अगर आप 90 में एक्सपोर्ट करने वाले हो, यू आर वायलेटिंग द कंडीशन ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन। मिनिमम वैल्यू एडिशन शुड बी 15%। मिनिमम वैल्यू एडिशन शुड बी 15%। देखो ये मैं अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे। मिनिमम वैल्यू एडिशन 15% होना चाहिए। ओके। सेकंड पॉइंट, अगर आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया तो कितने टाइम में आप एक्सपोर्ट करोगे? ठीक है, दो दो पॉइंट है यहाँ पर, दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, एडवांस ऑथराइजेशन मिलने के, एडवांस ऑथराइजेशन मिलने के कितने टाइम में रॉ मटेरियल इंडिया में आना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट। रॉ मटेरियल इंडिया में आने के बाद कितने टाइम में इंडिया के बाहर जाना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सीख रहे हम लोग? एडवांस ऑथराइजेशन आपने ले लिया, ओके, लेने के बाद कितने टाइम में आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो? ओके, इंपोर्ट कर लिया, कितने टाइम में आपको एक्सपोर्ट करना होगा? ओके, तो यहाँ पर दो टाइम लिमिट हम लोग सीखेंगे। एडवांस ऑथराइजेशन के बाद इंपोर्ट करने का टाइम लिमिट, एंड इंपोर्ट होने के बाद एक्सपोर्ट करने का टाइम लिमिट। ठीक है, दोनों टाइम लिमिट सीखेंगे। और क्या सीखेंगे सर? क्या क्या हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं? ठीक है, व्हाट प्रोडक्ट्स कैन बी इंपोर्टेड, व्हाट प्रोडक्ट्स कैन बी इंपोर्टेड। ठीक है, प्रोडक्ट्स मतलब हम लोग कैटेगरी पढ़ेंगे, इनपुट्स, फ्यूल, कैटलिस्ट, तो ये हम लोग एक कैटेगरी पढ़ेंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एडवांस ऑथराइजेशन है, इसके लिए हम एलिजिबल कब होंगे? ठीक है, व्हेन वी आर एलिजिबल, और वी कैन से हु इज द एलिजिबल पर्सन हु कैन ऑप्ट फॉर एडवांस ऑथराइजेशन। ठीक है, समझ में आया क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो लेट अस स्टार्ट नाउ। मीनिंग ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन, authorization means license or permission. Advance authorization means permission to import raw material, not capital goods. Very important point, आप लोग को कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री अगर करना है तो आपको ईपीसीजी स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो कैपिटल गुड्स छोड़ के बाकी का जो गुड्स है, इट कैन बी इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स। ओके, provided they are used for manufacturing export product or are incorporated in the goods which are being exported. Further, this benefit of import exemption from import duty is also extended when goods are even procured from India. अभी इसका मतलब सुनो, मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि आप इंपोर्ट करो, ड्यूटी पे मत करो। ठीक है, ड्यूटी पे मत करो, और फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने ऐसे बोला तो गवर्नमेंट यहाँ पर इंपोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। देख रहे हो, इनडायरेक्टली इंपोर्ट्स प्रमोट हो रहा है कैसे? अगर ड्यूटी फ्री हम लोग को मंगवाने दिया जाएगा तो इंपोर्ट्स ही करेंगे ना लोग। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, अगर इंडिया में आपको खरीदना है, इंडिया से आपको खरीदना है, ओके, अगर आप लोग को इंडिया से खरीदना है तो भी आप लोग खरीद सकते हो अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। ठीक है, अगर आप लोग को इंडिया से खरीदना है, मतलब एग्जाम्पल, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो। ठीक है, आप लोगों ने बोला कि मेरे को बाहर से नहीं खरीदना है, मेरे को इंडिया से खरीदना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ट्रांजेक्शन था, ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट्स के नाम से जानते हैं। अगर तुम लोग को पता रहेगा तो डीम्ड एक्सपोर्ट्स कहा जाता है अगर कोई भी इंडिया का पर्सन ईओयू को सेल करेगा, या फिर ऐसे पर्सन को सेल करेगा जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, या फिर ऐसे पर्सन को सेल करेगा जिसके पास ईपीसीजी। तो अगर आप लोग के पास एडवांस ऑथराइजेशन है, ओके, अगर आप लोग के पास एडवांस ऑथराइजेशन है, तो आप लोग इंडिया से अगर खरीदते हो तो इसको हम लोगों ने डीम्ड एक्सपोर्ट का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। डीम्ड एक्सपोर्ट का ट्रीटमेंट मतलब कि सप्लायर आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, वो अपने जेब से जीएसटी भर देगा एंड गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देगी। पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है, सेक्शन नंबर 148, ये सेक्शन था डीम्ड एक्सपोर्ट का। ओके, ये आप लोग 147 था मेरे ख्याल से, रियली सॉरी, 147 था। तो ये जो भी सेक्शन है आप लोग देख लो, उस सेक्शन में आप लोग को डीम्ड एक्सपोर्ट का डेफिनेशन मिलेगा। मतलब अगर ईओयू ने खरीदा तो भी डीम्ड एक्सपोर्ट, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर ने खरीदा तो भी डीम्ड एक्सपोर्ट, ईपीसीजी होल्डर ने इंडिया से खरीदा तो भी डीम्ड एक्सपोर्ट। ओके, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर इंटेंशन क्या है? इंपोर्ट करोगे तो एडवांस ऑथराइजेशन तो है ही है। ओके, लेकिन अगर आप लोग के पास एडवांस ऑथराइजेशन है पर आपको इंपोर्ट नहीं करना, तो आप इंडिया से खरीदोगे तो भी आपको हम लोग उसी उसी बेनिफिट्स के साथ हम लोग यहाँ पर आपको रखेंगे। ठीक है,
सेम बेनिफिट्स दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बाहर से मंगाओगे तो ड्यूटी फ्री, इंडिया से मंगाओगे तो ड्यूटी भरना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। दोनों जगह पे आपको सेम इक्वल ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ओके, नहीं तो लोग क्या करेंगे, लोग तो हमेशा फिर इंपोर्ट करने ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, इंडिया से खरीदते हो तो भी आप लोग को सेम इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आगे, आइटम्स विच कैन बी इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, इनपुट्स दैट इज फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, मतलब कि ऐसा इनपुट्स जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में लगने वाला है। ओके, एग्जांपल, आपको शर्ट एक्सपोर्ट करना है, आपने बटन को इंपोर्ट किया, चलेगा। नेक्स्ट इज फ्यूल, ऑयल, कैटलिस्ट विच इज कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी आप लोग फ्यूल यूज करने वाले हो, ऑयल यूज करने वाले हो, या फिर प्री कंबशन मशीन यूज करने वाले हो जो कैटलिस्ट कहा जाता है, तो ये सब चीजों को आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। एलिजिबल एप्लीकेंट, सबसे पहला एलिजिबल एप्लीकेंट, इट इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड टू द सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। ओके, मतलब कि एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, आपका नाम है मिस्टर ए। ठीक है, आप लोग को यूएस से एक ऑर्डर मिला है, आपको यूएस से एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, अभी ये ऑर्डर आपको फुलफिल करना है, तो आप लोग को एक सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर लगेगा, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग पूरा नहीं करते होंगे या फिर आप करते ही नहीं होंगे, तो आप लोग को मिस्टर बी लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने दो पॉसिबिलिटी दिया। सबसे पहला पॉसिबिलिटी, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मर्चेंट एक्सपोर्टर, एंड मिस्टर बी को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर। इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर। अभी गवर्नमेंट ने मिस्टर बी को भी एडवांस ऑथराइजेशन का पावर दिया। अगर मिस्टर बी को मिस्टर ए को कुछ सेल करना होता, ओके, तो मिस्टर बी भी एडवांस ऑथराइजेशन ले सकता था एंड कुछ इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर सकता है। या फिर अगर मिस्टर ए एडवांस ऑथराइजेशन ले रहा है, ओके, फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो इस एडवांस ऑथराइजेशन के अंडर मिस्टर बी भी इंपोर्ट कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? मतलब कि अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास एडवांस ऑथराइजेशन है, तो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर को भी वो एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा। ठीक है, उस एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स ड्यूटी फ्री कर सकते हो, नॉट कैपिटल गुड्स, नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ गुड्स। समझ में आया? आगे, अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल है जो यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया। बी, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड थ्रू नॉन इन्फ्रिंगिंग प्रोसेस शैल बी इशूड टू मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ओनली। मतलब कि कुछ एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स होंगे जिन केस में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर को ही एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर को। सी, यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आप लोग से। हाँ, सप्लाई ऑफ स्टोर्स ऑन बोर्ड ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट देयर इज अ स्पेसिफिक सियोन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट आइटम। मतलब कि अगर आप लोग को फॉरेन गोइंग वेसल में स्टोर्स देना है, तो क्या आप लोग एडवांस ऑपरेशन के अंदर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो? आंसर इज यस, कर सकते हो, लेकिन सियोन शुड बी स्पेसिफाइड। सियोन शुड बी स्पेसिफाइड। सियोन मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म। पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। मतलब आपके आउटपुट के लिए इनपुट्स स्पेसिफाइड है। मतलब अगर आप लोग को 1 मीटर एक्सपोर्ट करना है, मतलब 1 मीटर का शर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो 2 मीटर आप रॉ मटेरियल मंगवा सकते हो। समझो ये आपका सियोन है। तो ये सियोन अगर प्रिस्क्राइब्ड रहेगा, तो उस केस में अगर स्टोर्स ऑनबोर्ड देना है तो भी दे सकते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन कौन से बेसिस पर दिया जाएगा? सबसे पहला बेसिस, इट इज एज पर सियोन। ठीक है, मतलब कि सियोन नोटिफाइड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग के पास ऑर्डर है 2000 शर्ट को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, 2000 शर्ट को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, 1 शर्ट के लिए आप लोग को 2 मीटर कपड़ा लगता है। ओके, तो दोस्त 2000 शर्ट के लिए कितना मीटर कपड़ा लगेगा? आंसर इज 4000 मीटर कपड़ा लगेगा। ओके, तो अगर आपके पास एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 2000 शर्ट का है, तो यू कैन इंपोर्ट 4000 मीटर्स ऑफ क्लोथ अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सियोन इज स्पेसिफाइड। इसको हम लोग बोलते हैं सियोन इज स्पेसिफाइड। और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन स्कीम। सेल्फ डिक्लेरेशन ये सब लोग के लिए नहीं है। ओके, ये किसके लिए?
जो ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर है, ठीक है, उन लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम लोग को 2000 शर्ट बनाने को 4000 मीटर कपड़ा लगेगा और उतना वो लोग लेके आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एप्लीकेंट स्पेसिफिक प्रायर फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स बाय नॉर्म्स कमिटी, मतलब कि अगर आपके प्रोडक्ट में सियोन नोटिफाइड नहीं है, ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग नॉर्म्स कमिटी के पास जा सकते हो। नॉर्म्स कमिटी क्या करेगा, आपके लिए सियोन स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के लिए सियोन स्पेसिफाई करेगा। एंड लास्ट वन, इट इज सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम। सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम का मतलब होता है कि आप लोग पहले इंपोर्ट कर लो, ठीक है, पहले आप क्या करो, पहले आप इंपोर्ट कर लो, फिर आप फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर लो। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप सियोन हम लोग से सेल्फ अपना रेटिफिकेशन करवा लेना। रेटिफाई करवाना मतलब कि आप बाद में 1:2 या 1:3 जो भी है, वो आप बाद में रेटिफाई कर लेना। समझ में आया पॉइंट? अगर रेटिफिकेशन में ऐसा दिखता है कि आपने थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्ट कर लिया एज कंपेयर टू फाइनल सियोन फिक्स्ड, तो ऐसे केस में जो डिफरेंशियल रहेगा उसके ऊपर आपको ड्यूटी भरना पड़ेगा। ओके, अभी नीचे रीड कर लेंगे इसको। व्हेन देयर इज नो सियोन or valid ad hoc norms for export product, or where Sion has been notified but exporter intends to use additional inputs in manufacturing process, eligible exporter eligible exporter can apply for advance authorization on self declaration and ratification basis। मतलब कि आप क्या करो, सेल्फ रेटिफिकेशन बेसिस पर आप एडवांस ऑथराइजेशन ले लो, बाद में आप इंपोर्ट कर लो। ओके, बाद में आप इंपोर्ट कर लो। द एक्सप्रेशन एडिशनल इनपुट्स रेफर्स नॉट ओनली टू एडिशनलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बट अनदर इनपुट, मतलब कि अगर मान के चलो कि आपको शर्ट बनाने के लिए बटन लगेगा, ओके, बटन भी लगेगा, थ्रेड भी लगेगा, तो आपने बटन के लिए अगर ऑलरेडी एडवांस ऑथराइजेशन लिया हुआ है, तो अभी आप थ्रेड के लिए भी एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हो, या फिर अगर आप बटन को और मंगवाना चाहते हो तो और भी मंगवा सकते हो। तो दोनों दोनों पॉसिबिलिटी, मतलब कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी मंगवाना है तो भी सेल्फ रेटिफिकेशन कर सकते हैं, एंड अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है देन ऑल्सो सेल्फ रेटिफिकेशन इज पॉसिबल। Regional authority may issue advance authorizations, and such cases need not be referred to norms committee for ratification of norms. Application under this scheme shall be made along with certificate from chartered engineer in the prescribed format। ठीक है, आगे, एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। अभी सेल्फ रेटिफिकेशन कौन कर सकता है, मतलब इतना गवर्नमेंट पावर किसको दे रहा है, गवर्नमेंट इतना पावर किसको दे रहा है, गवर्नमेंट इतना पावर दे रहा है जो जिसके पास ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर या फिर 2 स्टार का रेटिंग के ज्यादा रेटिंग है, ओके, तो 2 स्टार से ज्यादा का रेटिंग होना चाहिए, या तो फिर आप क्या होने चाहिए, एक ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर होना चाहिए, तो ही आप लोग को ये स्कीम मिलेगा। समझ में? प्री इंपोर्ट कंडीशन। imported goods are subject to pre import condition and they should be physically incorporated in the export product। वेस्टेज का अलाउंस दिया जाएगा। इन केस ऑफ लोकल प्रोक्योरमेंट अंडर इनवैलिडेशन और ARO, द इनपुट्स shall be procured prior to manufacture of export item and shall be physically incorporated in the export product। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि आप पहले इंपोर्ट करो, ओके, उसके बाद रेटिफाई करो, ठीक है, प्री इंपोर्ट कंडीशन, पहले आप इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग अप्रूवल करवाएंगे, ठीक है। वैलिडिटी फॉर इंपोर्ट, ठीक है, अभी नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस ऑथराइजेशन में वैलिडिटी फॉर इंपोर्ट, मतलब एडवांस ऑथराइजेशन अगर आपको मिल चुका है तो कितने टाइम में आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो, कितने टाइम में आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। Validity period for advance authorization is in two situations। Validity period of advance authorization shall be 12 months, मतलब कि आप लोग 12 महीने के अंदर क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। समझो आज आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिला, तो अगले 29 अक्टूबर को आप 29 अक्टूबर तक आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। दिस मीन्स दैट इंपोर्ट अंडर दिस ऑथराइजेशन मस्ट बी मेड विद इन 12 months। रीवैलिडेशन ऑफ अनदर 12 months कैन ऑल्सो बी अलाउड बट ओनली वंस, मतलब कि अगर आपको एक्सटेंड करना है ये 12 महीने का टाइम पीरियड तो हो सकता है, बट सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, एंड एक ही बार हो सकता है। वैलिडिटी ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन फॉर सप्लाईज अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट, मतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको डीम्ड एक्सपोर्ट करना था, मतलब आप एक सप्लायर हो, आपको किसको देना था, या तो EOU को, या तो एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर को, या तो EPCG होल्डर को। अगर आपको ऐसे बंदों को सप्लाई करना था
तो आप लोग को कितने टाइम में इंपोर्ट करना है? आंसर इज को टर्मिनस विद द कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन, मतलब कि जितना टाइम पीरियड तक आपको सप्लाई करना है वो टाइम पीरियड, या फिर 12 महीना, विच एवर इज लेटर। पॉइंट समझा? अगर मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी को सप्लाई करने वाला है, एंड मिस्टर बी के पास एडवांस ऑथराइजेशन। तो दिस ट्रांजेक्शन इज डीम्ड एक्सपोर्ट। ओके। अभी यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ओके, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्जाम्पल 15 महीने का है। ओके, मतलब इन लोग दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 15 महीने तक मिस्टर ए मटेरियल सप्लाई करेगा जब भी मिस्टर बी को लगेगा। ओके। तो यहाँ पर मिस्टर ए को अगर कुछ इंपोर्ट करना है, मिस्टर ए को अगर कुछ इंपोर्ट करना है, तो 12 महीने में कर सकता है, या फिर 15 महीना, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड, विच एवर इज लेटर। लेटर मतलब 15 महीने तक मिस्टर ए कैन इंपोर्ट द गुड्स विच आर टू बी सप्लाइड टू मिस्टर बी। ओके, आगे। एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, अभी इसका मतलब क्या होता है कि अभी अब तक हमने क्या सीखा, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप लोग क्या करो, एडवांस ऑथराइजेशन लो। तो अभी मेरे को अगर पूरे साल में एक्सपोर्ट करना है तो क्या मैं पूरे साल एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करते बैठूं? आंसर इज नो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग को एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा, मतलब पूरे साल में आप इंपोर्ट कर सकते हो लगातार। ऐसा नहीं कि कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट आपको एडवांस ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। नाउ यू कैन इंपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन। ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट शैल ओनली बी इशूड फॉर आइटम्स स्पेसिफाइड इन सियोन, मतलब कि अगर सियोन नोटिफाइड नहीं है तो उस केस में आप पूरे साल का एडवांस ऑथराइजेशन नहीं ले सकते। जिधर सियोन स्पेसिफाइड है उधर ही क्या हो सकता है, उधर ही आपको पूरे साल का, दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट का, आपको एडवांस ऑथराइजेशन दिया जाएगा। And it shall not be available in case of ad hoc norms under self declared authorization where Sion does not exist। मतलब कि इधर सियोन नहीं है, उधर सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आप लोग कर सकते थे, लेकिन अगर उस केस में आप कर रहे हो इम्पोर्टेशन, तो उस केस में आपको पूरे साल का एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा। एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट शैल ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सियोन वेर इनपुट इज नोटिफाइड। ओके, मतलब कि अगर आप लोग का सियोन नोटिफाइड नहीं है, सियोन नोटिफाइड नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग को एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा। ओके, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सियोन वेर इनपुट इज नोटिफाइड। ओके, इनपुट अगर नोटिफाई किया हुआ है कि भाई यही इनपुट लगेगा, यही इनपुट आप मंगा सकते हो, तो उस केस में आपको पूरे साल का नहीं मिलेगा। एक्सपोर्टर्स हैविंग पास्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स शैल बी एंटाइटल्ड। ठीक है, मतलब पिछले 2 सालों में आपने अच्छा खासा एक्सपोर्ट अगर किया है, अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया है, तो ही आप लोग को पूरे साल का एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा। आया समझ में? क्लियर है क्या? पूरे साल का एडवांस ऑथराइजेशन अगर आपको चाहिए तो पिछले 2 सालों में क्या होना चाहिए, अच्छा आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। अभी कितना आपको इंपोर्ट करने मिलेगा? तो आंसर इज entitlement in terms of CIF value of imports shall be up to 300% of FOB value of physical exports or FOR in the preceding financial year or 1 crore whichever is higher। एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है, ये साल में आपने एग्जाम्पल एक्सपोर्ट किया 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का आपने एक्सपोर्ट किया। ओके, अभी 22-23, देखो अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग पिछले सालों में भी हम एक्सपोर्ट कर ही रहे थे। ओके, अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर, मतलब 2 साल का हमारे पास एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है अच्छा। अभी 22-23 में हम लोग को इम्पोर्ट्स करना है, बहुत सारा इम्पोर्ट करना है, पूरे साल करना है। ठीक है, एनुअल मतलब पूरे साल करना है। तो वी विल गो फॉर एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर कहा जाता है कि पिछले साल जितना आपने एक्सपोर्ट किया उसका 300%, 300% मतलब कि 3 टाइम्स, दैट इज 7.5 CR और 1 करोड़, दिस इज फिक्स्ड, ये 1 करोड़ फिक्स्ड है। तो विच एवर इज हायर, इतना आप लोग क्या कर सकते हो, इतना आप लोग इस साल में CIF वैल्यू का इंपोर्ट्स कर सकते हो।
यू कैन इम्पोर्ट 7.5 CR वर्थ CIF वैल्यू गुड्स अंडर एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन। क्लियर है? आगे। अभी अगर आप लोग को डीम्ड एक्सपोर्ट्स करना था, ओके, मतलब कि आप लोग को किसी ऐसे पर्सन को देना है जो एक्सपोर्ट करने वाला है, दैट इज EOU और एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर और EPCG होल्डर। ओके, आप यहाँ पर मिस्टर ए हो। तो अभी आप लोगों ने ये ट्रांजेक्शन के लिए आपने क्या मंगवाया है? एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से ये ट्रांजेक्शन आपने पिछले साल जितने का किया रहेगा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज FOR वैल्यू। ठीक है, फ्री ऑन रोड वैल्यू। अभी ये वैल्यू का ये रुपीज में रहेगा, इसका आप लोग को 300 टाइम्स, ओके, दैट इज सॉरी 300%, दैट इज 3 टाइम्स 300% और 1 करोड़ विच एवर इज हायर। क्लियर है क्या? मतलब जब भी आप लोग इंपोर्ट करोगे तभी हम लोग CIF वैल्यू लेंगे, एंड जब आप लोग इंडिया में डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए, ये डीम्ड एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन है, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए अगर आप लोग एडवांस ऑथराइजेशन लेना चाहते हैं तो फिर 300% ऑफ FOR वैल्यू लेंगे, फ्री ऑन रोड वैल्यू। आगे, वैल्यू एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वैल्यू एडिशन कितना होना चाहिए? वैल्यू एडिशन शुड बी 15%। वैल्यू एडिशन शुड बी 15%। अभी वैल्यू एडिशन का एकदम एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले, एंड उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखें। यहाँ पर देखो फॉर्मूला, वैल्यू एडिशन इक्वल टू A-B/B इंटू 100। A-B/B इंटू 100। एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं अगर, तो आपने अगर एग्जाम्पल 150 रुपीज में एक्सपोर्ट किया, ठीक है, 100 रुपए में मंगाया, तो वैल्यू एडिशन कितना किया? 50 का। ठीक है, वैल्यू एडिशन 50 का हुआ। 100 रुपीज का इंपोर्ट किया हुआ था, तो टोटल कितना परसेंट आपने वैल्यू ऐड किया? कितना परसेंट आपने वैल्यू ऐड किया? कहना इसे 50%। आपने यहाँ पर 50% वैल्यू ऐड किया। आया समझ में? मतलब FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस CIF वैल्यू ऑफ इनपुट अपॉन CIF वैल्यू इंटू 100। ये बेसिक फार्मूला। ए मतलब FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पर देखो FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और FOR वैल्यू ऑफ सप्लाई रिसीव। मतलब कि अगर डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अगेन FOR वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम FOB वैल्यू लेंगे। ठीक है। बी, CIF वैल्यू ऑफ इनपुट्स कवर्ड बाय ऑथराइजेशन, मतलब कि आपको जितना ऑथराइजेशन के हिसाब से अलाउ किया गया था उतना, प्लस प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ एनी अदर इनपुट्स ऑन विच बेनिफिट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज क्लेम्ड और इंटेंडेड टू बी क्लेम्ड। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले कुछ गुड्स मंगवा के रखा था, ओके, आपके गुड्स स्टॉक में पड़े हुए हैं, उस पर आप ड्यूटी ड्रॉबैक लेने वाले हो, अगर आप उसको उसके ऊपर ड्रॉबैक लेने वाले हो तो उसको भी हम लोग इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ओके, आगे। बी के अंदर और एक चीज ऐड की जा रही है, नोशनल वैल्यू ऑफ, दोनों में ऐड की जा रही है ऑब्वियसली, नोशनल वैल्यू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय फॉरेन बायर इज एडेड इन CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एज वेल एज इन द FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते। अज्यूम करो आप लोगों ने CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है, कितना किया से 58 lakhs का आप लोगों ने क्या किया? इंपोर्ट किया। ओके, FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इट इज 69 लाख रुपीज। ठीक है, आपके पास स्टॉक में कुछ गुड्स पड़ा हुआ था से ₹7 लाख का कुछ गुड्स आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ था। अभी इसके अंदर दो बाइफरकेशन में दे रहा हूँ। एक बाइफरकेशन 3 लाख का, जिसके ऊपर आप लोगों ने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया हुआ है, एंड 4 लाख का ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, ड्रॉबैक हम लोग क्लेम नहीं करने वाले। क्लियर है? अभी जो हमारा पार्टी है, जो हम जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, उसने हमको फ्री में कुछ प्रोडक्ट भेजा था। ठीक है? अगर हम लोग शर्ट की बात कर रहे हैं तो उसने फ्री में हमको बटन भेजा था, बोला कि ये बटन को इनकॉर्पोरेट करना। वो बटन का वैल्यू 10 लाख रुपए था। ओके, अभी हमको क्या निकालना है? वैल्यू एडिशन कितना हुआ ये निकालना है। फॉर्मूला क्या है? एकदम सिंपल, वैल्यू एडिशन इक्वल टू, ठीक है, A-B/B इंटू 100। अभी हम लोग को सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा। ए मतलब FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है,
दैट इज 69 lakhs। अभी इसमें आप लोग को एक बात मैंने जस्ट बताई कि अगर फ्री में कुछ बटन्स आ रहे हैं एंड शॉर्ट पे लग के जाने वाले, तो वो बटन्स भी तो एक्सपोर्ट ही हो रहे हैं, तो हम लोग का इधर एफओबी वैल्यू में, एक्सपोर्ट वैल्यू में इसको भी ऐड कर लेंगे। क्लियर है पॉइंट? सो टोटल ए इज योर 79 लाख रुपीज। अब हम बात करते हैं बी की। बी में हमको क्या क्या चाहिए था? सी आई एफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स प्लस, जिसके ऊपर हम लोग ड्रॉबैक क्लेम करने वाले हैं, प्लस नोशनल वैल्यू ऑफ फ्री प्रोडक्ट, नोशनल वैल्यू ऑफ फ्री प्रोडक्ट गिवन बाय बायर। सी आई एफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स कितना है? 58 lakhs है, प्लस 3 लाख के गुड्स के ऊपर हम लोग ड्रॉबैक क्लेम करने वाले हैं, तो ये 3 लाख है, प्लस 10 लाख का हम लोगों ने फ्री में बटन मंगवाया था, तो यहाँ पर 10 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 61 + 10, 71 लाख रुपीज। कितना हुआ? हाँ, 61 + 10, 71। तो टोटल एक्सपोर्ट 79 का है एंड इम्पोर्ट 71 का है। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? 79 - 71 अपॉन 71 इंटू 100। आया समझ में? अभी वैल्यू एडिशन चेक करते हैं। 15% आना चाहिए मिनिमम वैल्यू एडिशन। 79 - 71 डिवाइडेड बाय 71, तो यहाँ पर 11.26% आ रहा है। तो यहाँ पर अपना वैल्यू एडिशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, इसीलिए हमको यहाँ पर एडवांस ऑथराइजेशन का जो भी पेनल्टीज है वो सब पे करना पड़ेगा। ओके, वैल्यू एडिशन अपना होना चाहिए, तो जो भी डिफरेंशियल ड्यूटीज है वो पे करना पड़ता है। मिनिमम वैल्यू एडिशन 15% है, कुछ प्रोडक्ट्स में ज़्यादा भी हो सकता है। इम्पोर्ट ऑफ मैंडेटरी स्पेयर्स, ठीक है, अभी यहाँ पर मैंडेटरी स्पेयर्स की डिस्कशन करेंगे। स्पेयर्स दैट कैन बी दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड विद एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, मतलब कि कुछ हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ स्पेयर्स देना अगर कंपलसरी है, तो वो स्पेयर्स आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 10% ऑफ सी एफ वैल्यू ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन, 10% ऑफ सी एफ वैल्यू ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन। ओके, मतलब कि आपको नॉर्मल प्रोडक्ट जितना इंपोर्ट करने बोला है, उसका 10% आप स्पेयर्स इंपोर्ट कर सकते हो। Note, it may be noted that import of specified product is not permissible on self declaration basis। सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर आप लोग कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का इंपोर्टेशन नहीं कर सकते। क्या क्या ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड है? सारी की सारी ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड है, ऑल ड्यूटीज, ऑल ड्यूटीज, दैट इज बीसीडी, एसीडी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग, सेफ गार्ड, एसडब्ल्यूएस, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है, इंक्लूडिंग आईजीएसटी एंड आईजीएसटी सेस, दोनों ही एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सब ड्यूटीज आपको कुछ भी पे नहीं करनी। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट में देखो, कुछ स्पेसिफाइड, सब सब में नहीं, कुछ स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट में, कुछ स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट के केसेस में आप लोग को एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग या तो सेफगार्ड ये पे करनी पड़ सकती है इन सम स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट्स। अगर नॉर्मल नॉर्मल एक्सपोर्ट आप करने के लिए मंगवा रहे हो, तो आपको सब ड्यूटी का एग्जिबिशन है, लेकिन स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए आप लोग को एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी भरना पड़ सकता है। एक्चुअल यूजर कंडीशन, मतलब कि जिस भी पर्सन को एडवांस ऑथराइजेशन मिला है उसी पर्सन को इंपोर्ट करना। ओके, उसी पर्सन को इंपोर्ट करना। क्लियर है क्या? एंड अगर आपका इंपोर्टेशन खत्म हो गया, फिर भी आपका अगर एडवांस ऑथराइजेशन में कुछ लिमिट बाकी है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आप दूसरे को इंपोर्ट करने दे दोगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? एंड अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन में कुछ गुड्स मंगवाया है, पर आप लोग को पर आप लोग को फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज नहीं करना है उसको, लेकिन आपने कैसे मंगाया? एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर मंगाया। अभी आप सोचते हो कि इसको हम लोग इंडिया में सेल कर देते हैं, तो जब भी आप इंडिया में सेल करना चाहते हो, आप लोग को उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटीज वगैरह पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग कर सकते हो। समझ में आया? Waste or scrap arising out of manufacturing process as allowed can be disposed of on payment of applicable duty even before fulfillment of export obligation। मतलब कि अगर आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन दिया हुआ है 10 करोड़ का, ओके, अभी वेस्ट जनरेट हुआ 10 लाख का, तो 10 लाख का जो वेस्ट है वो आप लोग बेच सकते हो इंडिया में, ठीक है, इवन इफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज नॉट फुलफिल्ड। अभी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीन्स ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स कवर्ड बाय ऑथराइजेशन or permission in terms of quantity, value or both as may be prescribed or specified by regional or competent authority।
The export obligation period of advance authorization for all such items shall be 90 days from the clearance of import consignment, and no extension of export obligation period shall be allowed. Such import shall be subject to actual user condition, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा. And no transfer of imported materials shall be permitted including job work. इन सिंपल वर्ड्स, अभी यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपको 90 डेज में पूरा करना है. ओके, मतलब कि आपने जब भी इंपोर्ट किया उसके 90 दिन के अंदर अंदर आप लोग को एक्सपोर्ट करना है. इंपोर्ट करने का टाइम लिमिट क्या दिया था? 12 महीना दिया था. एंड अगर डीम्ड एक्सपोर्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और 12 महीना, विच एवर इज हायर, विच एवर इज मोर. ओके. एडमिसिबिलिटी ऑफ ड्रॉबैक. Duty drawback as per rate specified by rate determined and fixed by customs authority is available for duty paid imported or indigenous product used in export product. For this purpose, applicant shall indicate clearly the details of duty paid in the application for advance authorization. ओके, जो भी आप लोग को ड्रॉबैक मिलना है आप लोग को एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा एडवांस ऑथराइजेशन के. ठीक है, कि इतना इतना हमने ड्यूटी पे किया हुआ है और इतना ड्रॉबैक हमको चाहिए. ठीक है, ऑडिट वगैरह अगर करना है तो ऑडिट कर सकता है अथॉरिटीज, क्योंकि उन लोग को चेक भी करना पड़ेगा कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं. ओके, तो इस केस में ऑडिट भी पॉसिबल है. क्लियर है. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन एंड ईपीसीजी.